हेलो प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मी नारायण पाल उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई में विज्ञान का शिक्षक हूँ। आज हम लोग जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट परख के अंतर्गत तैयारी उड़ान की में प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 का सेक्शन डी को हल करेंगे, जो प्रश्न संख्या 47 से 52 तक है। एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। सेक्शन डी में पहला प्रश्न है 47 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? इसे प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का वर्णन करें। 47, किसी चालक को लगातार परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कोई चालक है, अब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में यदि रखेंगे तो उसके दोनों सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समेशन बराबर डी डेल्टा बटे डी टी। प्रयोग में हम देखेंगे कि कैसे करके विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। एक चित्र दिया गया है, तांबे के तार की दो अलग अलग कुंडलियां जिनमें बड़ी संख्या में मोड़ है, माना 50 और 100 मोड़ है, और इनको एक गैर चालक बेलनाकार के ऊपर यदि डालेंगे तो अधिक मोड़ वाले को एक तरफ और कम मोड़ वाले को दूसरी तरफ रखेंगे, और जो अधिक मोड़ वाले उसमें बैटरी का कनेक्शन कर देंगे। बड़ी संख्या में मोड़ वाली कुंडली एक को बैटरी और प्लग कुंजी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। साथ ही कम मोड़ वाली कुंडली को 2 नंबर को चित्र में दिखाए गए अनुसार गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। अब कुंजी को चालू करने पर गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत एक तरफ कूदती है, फिर जल्दी से शून्य पर लौट आती है, जो कुंडली 2 में एक क्षणिक धारा को इंगित करेगा। यहाँ पे इंगित करता है कि धारा यहाँ पे आई है। कुंडली 1 को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसको बैटरी से यदि हम काट देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो देखा जाता है कि सुई क्षण भर के लिए चलती है, लेकिन विपरीत दिशा में। इसका अर्थ है कि कुंडली 2 में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण इस प्रकार उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है 48 का ए नंबर, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। प्रकाश का परावर्तन, किसी पॉलिश की हुई चिकनी सतह से प्रकाश एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। कोई एक परावर्तक पृष्ठ है, इससे कोई एक तरफ किरण आ रहा है और दूसरी तरफ वापस लौट जा रहा है, इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम, कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम के अंतर्गत आता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होता है। आपतित किरण और जो लौट के जाएगा इसको कहते हैं परावर्तित किरण। और अभिलंब जो बिंदु है, इस पर एक अभिलंब बनता है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण, जो ये वाला कोण बनेगा, ये परावर्तन कोण के बराबर बनता है। जितना कोण इधर होगा उतना कोण इधर भी होगा। 48 नंबर का बी नंबर का क्वेश्चन है, यदि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा?
समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ पर 1/R1 1/R2 1/R3 यहाँ प्रत्येक प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 2 ओम 3 ओम 5 ओम। इनका हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो 30 आएगा। अब 30 को यदि 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15। 30 को 3 से भाग देंगे 10 और 30 को 6 से भाग देंगे तो 5। 30 को 5 से भाग देंगे तो 6, यहाँ पर 6 आएगा। इस प्रकार हम देखेंगे 31/30 होता है। अब इसको भाग देंगे तो हम आएगा 0.96 ओम। तो हम देखेंगे जो समतुल्य प्रतिरोध होगा 30/31 को भाग देने पर वो 0.96 ओम आता है। अगला प्रश्न है पारा के एक अयस्क का नाम और रासायनिक सूत्र लिखें। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है और पारा धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षण में प्रयुक्त समीकरण लिखें। पारा का अयस्क जो है वो सिनेबार है जिसका सूत्र होता है H2HgS। सिनेबार अयस्क को हम भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदल सकते हैं। या भर्जन विधि द्वारा जो अयस्क है सिनेबार वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हम देखते हैं यहाँ पर धातु ऑक्साइड यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। फिर इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को धातु ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो हमारा शुद्ध पारा अलग हो जाएगा ऑक्सीजन से। इस प्रकार हम देखेंगे कि सिनेबार को हम भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदले, धातु ऑक्साइड को गर्म करें तो हमें शुद्ध पारा प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है 50 नंबर। निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखें। इथेनॉल, इथेनॉइक अम्ल, हेक्सेनॉल, ब्यूटेनॉल, एसिटिलीन। तो एक एक करके हम देखते हैं। इथेनॉल जिसको इस प्रकार हम भी लिख सकते हैं, इथेनॉल को C2H5OH। यदि इसे संरचना के रूप में बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। उसी प्रकार इथेनोइक अम्ल है, इथेनोइक अम्ल को हम लोग लिख सकते हैं C2H5COOH। संरचना में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। उसी प्रकार एसिटिलीन, इथाइन जो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका सूत्र होता है C2H2। यहाँ पर 3 बंध द्वारा 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। उसके बाद आ जाता है हेक्सेनल C6H12O6। इसका संरचना इस प्रकार हम बनाते हैं। और अंतिम में है ब्यूटेनॉन C4H8O। इसको हम इस प्रकार संरचना में बना सकते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रत्येक को हम उसके रासायनिक सूत्र के आधार पर संरचना के रूप में तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर। मानव परिसंचरण तंत्र या हृदय का नामांकित चित्र बनाएं। मानव हृदय, जिसमें हम लोग जानते हैं मानव हृदय में चार कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर 2 होते हैं जिनको कहते हैं आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, और नीचे के 2 कोष्ठक को कहते हैं निलय, दायां निलय
दायां निलय, बायां निलय। इस प्रकार हम लोग चित्र बनाएंगे। आलिंद और नीचे वाला 2 निलय। अब यहां पर जो बायां आलिंद है उसमें रक्त आता है फेफड़े से, उसको कहते हैं फुफ्फुसीय सिरा, क्योंकि फेफड़े से रक्त आता है, फेफड़े से जुड़ा होता है, इसीलिए कहते हैं फुफ्फुसीय सिरा। यहां से रक्त आएगा, फिर यहां से नीचे वाला आएगा, तो नीचे वाले घर से अब यहां से जो बाहर निकलेगा इसको कहते हैं महाधमनी। इस चेंबर से जो बाहर निकलेगा उसे क्या कहते हैं? महाधमनी। यहां से रक्त सीधे पूरे शरीर के अंग में जाएगा और शरीर के अंग से वापस जो रक्त आता है यहां पर, इसको कहते हैं महाधमनी, फुफ्फुस महाधमनी। इसके बाद शरीर के अंग से जो रक्त आता है अशुद्ध रक्त, वो महाशिरा, जो देखेंगे हमारा दायां आलिंद में प्रवेश करेगा, ऊपर का कोष्ठक में, यहाँ पे अशुद्ध रक्त आएगा और यहां से अशुद्ध रक्त फिर नीचे फेफड़े में आता है, नीचे दायां निलय में आता है और वहां से अशुद्ध रक्त जो है वो फेफड़े में चला जाता है महाधमनी होते हुए। इस प्रकार हम चित्र बनाएंगे कि हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ऊपर 2 आलिंद है, नीचे निलय है, फेफड़े से ऊपर आलिंद में रक्त आएगा, वहां से फिर निलय में जाएगा, निलय से होते हुए शरीर का विभिन्न अंग में, विभिन्न अंग से फिर वापस हृदय में आता है। यानी 2 बार हृदय से हमारा रक्त का परिसंचरण होता है। हृदय से फेफड़ा, फेफड़ा से हृदय, फिर हृदय से शरीर का अंग, शरीर का अंग से हृदय। अगला प्रश्न है 52 नंबर का ए, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार मिलता है? इसमें देखेंगे अपरा, जिसको प्लेसेंटा भी बोलते हैं, प्लेसेंटा, इसको भ्रूण कहते हैं। और ये अपरा मां के किससे जुड़ा होता है? गर्भाशय, गर्भाशय से जुड़ा होता है। शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है, जो गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाता है। भ्रूण में एक विशिष्ट उत्तक होता है जिसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं, के द्वारा भ्रूण माता के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है और प्लेसेंटा एक तस्तरीनुमा, इस प्रकार की तस्तरीनुमा संरचना बनाता है जो गर्भाशय भित्ति में धंसा घुसा होता है, और माता की गर्भाशय भित्ति विलाय का बना होता है जो गर्भाशय के क्षेत्रफल को बढ़ाता है, जिससे भ्रूण को अधिक ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। यानी ये अपरा नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है और पोषक पदार्थ सीधे भ्रूण को मिलता है और अपशिष्ट पदार्थ भ्रूण से होते हुए प्लेसेंटा के सहारे गर्भाशय होते हुए माता को प्राप्त होता है और वो बाहर निष्कासित हो जाता है। अगला प्रश्न है 52 का बी, निम्न चित्र का निरीक्षण करें, ABC का नाम लिखें। एक चित्र दिया हुआ है, मादा जनन तंत्र, मनुष्य का मादा जनन तंत्र है, जिसमें हमारा यहाँ पर A, B और C है। जैसे इस चित्र में स्पष्ट हम देख सकते हैं, गर्भाशय का चित्र जो होता है इस प्रकार का होता है। इसमें जो A है इसे कहते हैं फैलोपियन नली, ये वाला A। उसके बाद जो B है, ये यानी ये B होगा, इसको कहते हैं गर्भाशय, जहां भ्रूण का विकास होता है। और उसके ठीक नीचे C है, यहां पर विग्रीवा होते हुए बाहर निकलता है, इसको कहते हैं योनि। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिए गए चित्र में हम मादा जनन तंत्र का
अलग अलग भाग का नाम कैसे करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।